हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को भी देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं और क्वेश्चन बैंक तथा अनसॉल्व पेपर से लिया गया है, जो कि सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें दिया गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी दिया है 2012 में, ऑप्शन सी दिया है 2013 में, और ऑप्शन डी दिया गया है 2014 में। तो कब पारित हुआ था फ्रेंड छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कब हुआ था? 2012 में फ्रेंड। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? 2012 में। ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं फ्रेंड, फिर भारत में खाद्य सुरक्षा कब आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में ही। भारत में जो लागू हुआ था फ्रेंड, वो लागू हुआ था 2013 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहे तो 2012 में और भारत में कहे तो 2013 में। ठीक है ना, यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ फ्रेंड। इसी से प्रेरित होकर के भारत सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फ्रेंड, दोनों को रिलेट करके। 2012 में हमारे छत्तीसगढ़ में और 2013 में पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ फ्रेंड। प्रश्न 2 दिया है, इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो यानी कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से हमें बताना है कि नवीनीकरण संसाधन कौन नहीं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है फ्रेंड ए सौर ऊर्जा, बी दिया है पवन ऊर्जा, और सी दिया है कोयला, और डी दिया है जल ऊर्जा। तो इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है फ्रेंड? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोयला फ्रेंड। है ना, चूंकि देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सभी क्या है? ये सभी नवीनीकरण संसाधन है फ्रेंड, और कोयला जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा नहीं, यानी कि ये अनवीनीकरण संसाधन है फ्रेंड। अनवीनीकरण यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी, कोयला नवीनीकरण संसाधन नहीं। आइए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रेंड ए नगर, बी महानगर, सी कस्बा, और डी दिया है वृहद नगर। तो क्या कहेंगे फ्रेंड 5 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले बसाहट को? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, हमें 5 से 10 लाख कहा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है फ्रेंड। 5 से 10 लाख बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? नगर तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? महानगर कहेंगे फ्रेंड। चूंकि 5 से 10 लाख लोग रह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या फ्रेंड, तो उसे क्या कहेंगे? वो महानगर में आएगा फ्रेंड। ठीक है, यानी कि उस बसाहट को महानगर कहते हैं फ्रेंड, जहां 5 से 10 लाख की जनसंख्या होती है। ठीक है, उसे महानगर कहते हैं। आइए फ्रेंड चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन में हमें दिया है ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी जर्मनी। ठीक है ना, सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं फ्रेंड। कितने देश हैं सुरक्षा परिषद में? 5। अब ये 5 देश हैं तो इनका काम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, ये 5 देश जैसा कहेंगे वैसा ही सभी देश में होगा, इसीलिए इसे कहते हैं सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, तो ये 5 देश का समूह है, ये 5 देश जैसा कहेगा फ्रेंड वैसा ही सभी देश में किया जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। तो इसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन, ये तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं फ्रेंड। और दो कौन कौन से देश होंगे तो उसे भी चलो मैं बता रहा हूँ। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन हो गया 3, और ये चौथा हो गया फ्रेंड फ्रांस। फ्रांस है, और 5वां है चीन फ्रेंड। ठीक है, ये चीन। तो ये 5 देश ऐसे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जो जैसा कहेगा वैसा ही सभी देश में होगा फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी। ठीक है ना, यानी कि जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, आइए इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें दिया है, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। तो फ्रेंड हमें भारत सरकार का केंद्रीय बैंक बताना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी दिया है भारतीय सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी दिया है राज्य सरकारी बैंक, और ऑप्शन डी दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत सरकार के केंद्रीय बैंक को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक फ्रेंड। ठीक है, इसे ही कहते हैं बैंकों का बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहते हैं बैंकों का बैंक, और यही भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है फ्रेंड। ठीक है, यही सभी जो नोट हैं, सिक्के हैं, पैसे हैं, वो जारी करता है फ्रेंड। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आइए इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमें दिया है द्वीपों का देश कहलाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया है नाइजीरिया, ऑप्शन सी दिया है भारत और ऑप्शन डी दिया है वियतनाम। तो किस देश को कहते हैं फ्रेंड द्वीपों का देश? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया को क्या कहते हैं? द्वीपों का देश। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत सारे द्वीपों से मिल करके बना है, इसीलिए इसे द्वीपों का देश कहते हैं इंडोनेशिया को। ठीक है, इंडोनेशिया को कहते हैं द्वीपों का देश। ठीक है फ्रेंड, आइए इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया है हिटलर घोर विरोधी था। हिटलर घोर विरोधी था। ऑप्शन ए दिया है ईसाइयों का, ऑप्शन बी दिया है मुसलमानों का, ऑप्शन सी दिया है बौद्धों का और ऑप्शन डी दिया है यहूदियों का। तो हिटलर किसका विरोधी था फ्रेंड? तो अगर आप पढ़े होंगे हिटलर के बारे में तो आप जानते होंगे फ्रेंड ये किसका घोर विरोधी था? तो ये था फ्रेंड यहूदियों का, यानी कि इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी यहूदी। क्योंकि हिटलर कौन था फ्रेंड? हिटलर आप लोग जानते हो ये जर्मनी का क्या था? तानाशाह था, और ये यहूदियों को शोषण करने वाला समझता था फ्रेंड। इसीलिए इसने यहूदियों को बुरी तरीके से कुचला था। बहुत सारे यहूदियों को इनके समक्ष मारा गया था फ्रेंड। इसीलिए हिटलर को घोर विरोधी कहा जाता है यहूदियों का। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं। आइए फ्रेंड इसी प्रकार आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां प्रश्न दिया है फ्रेंड जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण है। तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है फ्रेंड वर्षा, ऑप्शन बी दिया है भूकंप, ऑप्शन सी दिया है पवन और ऑप्शन डी दिया है सामाजिक मान्यता। तो जापान में मकान को जो बनाया जाता है फ्रेंड वो लकड़ी और हल्की वस्तुओं से बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि भूकंप। चूंकि जापान में ज़्यादातर भूकंप ही आता रहता है फ्रेंड। अभी अभी हाल में भी वहाँ पर 2-3 बार भूकंप आ चुका है, इसलिए वहाँ के लोग लकड़ी और हल्की वस्तुओं से घर बनाते हैं फ्रेंड, यानी कि अपना मकान बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्षति न हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूकंप। इसी प्रकार आइए देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 हमें दिया गया है खरीफ ऋतु का आगमन होता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग जानते ही होंगे। खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है मानसून के आगमन के साथ, ऑप्शन बी दिया है मानसून की वापसी के साथ, और ऑप्शन सी दिया है मकर संक्रांति के बाद, और ऑप्शन डी दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कब होता है फ्रेंड खरीफ ऋतु का आगमन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि मानसून के आगमन के साथ, है ना फ्रेंड। जैसे ही जून जुलाई में क्या होता है? मानसून के आगमन होता है जून जुलाई में फ्रेंड, और उसी के साथ क्या होता है? खरीफ ऋतु साथ आता है फ्रेंड। ठीक है, तो खरीफ ऋतु का आगमन मानसून के आगमन के साथ होता है। तो आइए फ्रेंड आज के इस वीडियो का लास्ट और अंतिम 10वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न 10 दिया है फ्रेंड सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है ए अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है पैसे कमाने के लिए, ऑप्शन सी दिया है सार्वजनिक हित के लिए और ऑप्शन डी दिया है सरकारी कार्यालयों के लिए। तो फ्रेंड इसे ये तर्क वाला है, इसे आप लोग तर्क करके आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। तो क्यों प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए हमें दिया है अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए। तो ये तो इसे तो आप लोग अपने ही तर्क से काट सकते हो फ्रेंड, ऐसा तो नहीं होगा अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए सरकार बिजली देता है ना, ऐसा नहीं कह सकते। ऑप्शन बी दिया है पैसे कमाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड, इसे भी हम काट सकते हैं। पैसे कमाने के लिए क्या अतिरिक्त बिजली देगा? नहीं। और सी दिया है सार्वजनिक हित के लिए, हाँ तो ये हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये हो सकता है सार्वजनिक हित के लिए बिजली की सुविधा प्रदान की जा सकती है, तो ये हो सकता है। और डी भी देख लेते हैं सरकारी कार्यालयों के लिए, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड, यानी कि हमारा इसका आंसर कौन सा होगा? सी सार्वजनिक हित के लिए फ्रेंड। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, क्यों? सार्वजनिक हित के लिए। तो चलिए अब महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न 1, जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप तैयार करके रखिए कि जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। प्रश्न दूसरा है सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? तो आपको बताना है कि सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है, सरकार बजट क्यों पेश करता है। प्रश्न 3 है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह देखा जाता है, तो इसे आपको बताना है फ्रेंड्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी आईएमपी है। प्रश्न 4 है नियमगिरी सत्याग्रहियों की जीत
किनके निर्णय से और कैसे हुई। ये आपको बताना है कि नियमगिरी के सत्याग्रहियों की जीत किनके निर्णय से और कैसे हुई, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। प्रश्न 5 है, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी, लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी ये आपको लिखना है, जो कि वेरी इजी और मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। छठवां प्रश्न है, शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखे। तो फ्रेंड्स जो शांति आंदोलन हुआ था विश्व युद्ध के बाद, तो उसी में शांति आंदोलन के आपको कोई 3 उद्देश्य लिखना है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाएगा और वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखना है। प्रश्न 7 है, एक उपनिवेश एवं स्वतंत्र देश में 3 अंतर लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड, कि आपको एक उपनिवेश एवं स्वतंत्र देश में 3 अंतर लिखना है, एक उपनिवेश एवं स्वतंत्र देश में। प्रश्न 8 दिया है, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखे, जो कि वेरी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कि आपको परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है, कि परमाणु बम से क्या क्या भयानक नुकसान होते हैं। 9वां प्रश्न है, उदारीकरण क्या है, समझाइए। तो उदारीकरण क्या है ये आपको समझाना है, जो कि डेफिनेशन देना है फ्रेंड्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 10 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का कारण लिखिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से जो त्यागपत्र दिया था, तो क्यों दिया था यही आपको बताना है, कारण बताना है, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के क्या कारण थे, उसी को आपको लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 11 है, जिसको आपको तैयार करके रखना है, वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो फ्रेंड्स आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है, कि वैश्वीकरण ने श्रमिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रश्न 12 है, उपनिवेशवाद क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा तैयार कर रखिए कि उपनिवेशवाद क्या है। प्रश्न 14 है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर लिखने के लिए आएगा, तो कम से कम आप 3-4 अंतर याद करके रखिए। प्रश्न 15 हमें दिया है, हिटलर और मुसोलिनी में समानताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानता है वो लिखना है, तो कम से कम आप हिटलर और मुसोलिनी के कम से कम 3-4 समानताएं याद रख लीजिए, चूंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्न 16 है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे, समझाइए। तो जनसंख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कि जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे, तो इसको आपको बताना है समझा के। प्रश्न 17वां है, प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो ये विश्व युद्ध में से तो क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखना है कि क्यों हुए। प्रश्न 18वां है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं और क्यों। तो फ्रेंड्स ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, ये आपको लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को दिया गया है ना विशेष अधिकार, तो उन्हीं के बारे में आपको लिखना है और क्यों दिया गया है इसके बारे में। प्रश्न 19 हमें दिया है, हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता, समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आपको बताना है कि हिंदू कोड बिल नहीं बनता तो क्या होता। प्रश्न 20 है, पंजाब आंदोलन एवं असम आंदोलन में समानताएं लिखे। तो फ्रेंड्स आपको पंजाब आंदोलन एवं असम आंदोलन में समानताएं क्या क्या थी उसी को आपको लिखना है, तो कम से कम आप 2 से 3 पढ़ लीजिए पंजाब और असम आंदोलन में कि क्या क्या समानताएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 21 हमें दिया है, वर्साय संधि कब हुई उसके शर्तों को लिखिए। तो फ्रेंड्स ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको वर्साय की संधि कब हुई ये बताना है और उसके शर्तों को लिखना है कि क्या क्या शर्त थे वर्साय संधि के, ठीक है। प्रश्न 22 हमें दिया है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, अपने विचार लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अपने विचार लिखना है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके बारे में अपना विचार लिखना है, ठीक है। प्रश्न 23 दिया है, फांसीवाद के 4 लक्षण लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फांसीवाद, नाजीवाद, ये सभी आपसे तैयार ही रहना चाहिए, तो फांसीवाद के 4 लक्षण आपको लिखना है। प्रश्न 24 है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको भाषा आधारित प्रदेश गठन के सकारात्मक प्रभाव लिखना है। प्रश्न 25 है, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको फ्रेंड्स मुद्रा के प्राचीन जो पहले थे एवं आधुनिक जो अभी हैं स्वरूप में टिप्पणी लिखना है, कि पहले कैसे मुद्रा थे और अभी कैसे मुद्रा हैं, उसी के बारे में आपको टिप्पणी के रूप में लिखना है। प्रश्न 26 है, पनबिजली और ताप बिजली में अंतर लिखिए। तो ये अंतर लिखने वाला भी क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा फ्रेंड, तो आपको ये 3-4 अंतर याद कर लेना है पनबिजली और ताप बिजली में। प्रश्न 27 है, नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उदाहरण सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स
अभी के डेट में नगरीकरण ज्यादा हो रहा है, तो नगरीकरण से कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हो रही, बस उसी को आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न 28 हमें दिया है, बैंक के 5 कार्य लिखिए। बैंक के 5 कार्य लिखना है फ्रेंड्स आपको, और भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य लिखिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये रहने के लिए बैंक के लिए आपको 5 कार्य पूछा जाएगा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। ठीक है, तो बैंक के 5 कार्य याद रखिए, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के, कोई भी हो यहाँ से तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के 5 कार्य देगा, या फिर बैंक के 5 कार्य लिखने के लिए आपको देगा। ठीक है, तो ये भी आप तैयार करके रखिए। प्रश्न 29 है, भारत में वैश्वीकरण के 5 प्रभाव लिखिए। तो फ्रेंड्स आपको भारत में वैश्वीकरण के 5 प्रभाव क्या क्या हैं वो आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न 30 है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है। कोई 5 नंबर में पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसे भी तैयार करके रखिए, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में तुलना करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 31 हमें दिया है, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए। तो इटली में मुसोलिनी के कैसे उत्कर्ष हुए, इसके आपको 4 कारण लिखना है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, कि इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण आपको लिखना है। प्रश्न 32 हमें दिया है, भूमि प्रबंधन के 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको भूमि प्रबंधन के 4 कारक आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो भूमि प्रबंधन के आपको 4 कारक को लिखना है, स्पष्ट करना है। प्रश्न 33 दिया है, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना है कि संसद का न्यायिक काम क्या है, संसद का न्यायिक काम क्या है ये आपको बताना है। फिर इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो संसद का न्यायिक काम क्या होता है? बिल पास करना। तो प्रश्न 34 है, संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में तो आप ऐसे बता सकते हो फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए, 3-4 नंबर में पूछा जाएगा, तो उसी के अनुसार आपको 3-4 पॉइंट में लिख लेना है संचार के क्या क्या माध्यम है। प्रश्न 35 है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उसके सिद्धांतों को लिखिए। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, मोस्ट आईएमपी। तो आपको राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है और उसके क्या सिद्धांत है वो लिखना है फ्रेंड। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। तो ये हो गई राष्ट्र संघ की स्थापना। अब आपको उसके सिद्धांत को बस और लिखना है फ्रेंड, 3-4 अंक में पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न 36 है, पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाएं लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाएं आपको लिखना है। ठीक है, कि पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाएं क्या क्या है ये आपको लिखना है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न 37वां दिया है, जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर पड़ने वाले उसके 4 प्रभाव लिखे, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इसे आप जरूर तैयार करके जाइए कि जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर पड़ने वाले उसके 4 प्रभाव लिखना है। 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो 4 प्रभाव आपको बताना है। अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो क्या होता। ठीक है, प्रश्न 38वां हमें दिया है, उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है। उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, अपने विचार लिखिए। ये भी मोस्ट आईएमपी और अपने विचार लिखने के लिए कहा गया है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आपको उपवन भूमि कृषि भूमि से कैसे भिन्न है ये आपको बताना है, 3-4 पॉइंट करके आपको बताना है। प्रश्न 39 है, विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी फ्रेंड, जिसमें आपको बताना है कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव आपको लिखना है। कि विश्व युद्ध हुआ तो महिलाओं की स्थिति में क्या क्या 4 बदलाव आए, इसी को आपको लिखना है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 40वां है, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, समझाइए। ये भी आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड, कि जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, बस उसी को आपको बताना है और समझाना है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो ये 40 क्वेश्चन है फ्रेंड, इन 40 क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बस करेंगे। तो ये 40 के 40 क्वेश्चन आपसे तैयार होना चाहिए, और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इन 40 के अलावा और भी अपने मन से तैयारी करते रहिए, क्योंकि सपने बड़े देखे हो तो मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।